हेलो दोस्तों, क्राइम इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है फिनलैंड के एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री के ऊपर, जिसका नाम है द लेक बोडम मर्डर्स। अब दोस्तों, जैसे नाम में ही है, ये फिनलैंड में एक बहुत ही फेमस उनका एक लेक है जिसका नाम है लेक बोडम। और वहाँ पे 1960 में दो कपल्स का खून हो गया था दोस्तों, जिसमें से दो लड़कियां थी और दो लड़के थे। जो लड़कियां थी वो 15 साल की थी और जो लड़के थे वो 18 साल के थे। इन चारों में से दोस्तों एक आदमी बच गया था, एक लड़का बच गया था, जो बेहोश हालत में जिस जगह पे खून हुआ था उससे थोड़ी दूर पे वो पाया गया था। अब दोस्तों, ये उस तरह का मर्डर मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। जैसे हमारे इंडिया में जो आरुषि मर्डर केस है, जो आज तक अच्छी तरह से कोई सॉल्व नहीं हुआ है, किसने खून किया कोई पता नहीं चला, उसी तरह का एक ही मर्डर मिस्ट्री फिनलैंड के इतिहास में ये बहुत ही मशहूर है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ इसे अंत तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, 5 जून 1960 को 15 साल की दो लड़कियां माइला यॉर्कलुंड और आंजा माकी, ये दो लड़कियां अपने दो बॉयफ्रेंड के साथ जो 18 साल के थे, उनका नाम था सेप्पो बॉयसनन और नील्स गुफ्तासन। ये दोनों लड़के और ये दोनों लड़कियां लेक बोडम के किनारे एक टेंट लगा के वहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे 4 जून 1960 को। तो काफ़ी पुरानी बात है दोस्तों। ये लेक बोडम जहाँ पे ये घटना हुई थी वो एस्पो करके एक शहर है फिनलैंड में, उसके पास ये घटना हुई थी। तो 4 तारीख मतलब 4 जून 1960 को ये लोग कैंपिंग कर रहे थे उधर। रात काफ़ी अच्छी तरह से गुजर रही थी, दोनों कपल्स थे और चारों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो ये लोग ने उधर पे कैंपिंग करके ये लोग पार्टी कर रहे थे। और फिर दूसरे दिन यानी कि 5 जून 1960 की सुबह को, यानी कि 4 बजे से लेके 6 बजे सुबह, एक अनजान शख्स के द्वारा उन दोनों लड़कियों का खून हो जाता है। और जो एक लड़का था सेप्पो बॉयसनन, वो भी उसका भी खून हो जाता है। और जो एक लड़का था नील्स गुस्ताफसन, उसकी बॉडी, उसका खून नहीं, मतलब उसके ऊपर भी हमला होता है लेकिन वह मरता नहीं है। उसकी बॉडी थोड़ी दूर पाई जाती है और उसका मुंह पूरी तरह से, मतलब उसका मुंह डैमेज हो जाता है। किसी ने उसके चेहरे पे मतलब वार किया होता है तो उसका मुंह पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और उसकी बॉडी थोड़ी दूर पे मिलती है। लेकिन बाकी जो तीनों थे, जो एक लड़का था सेप्पो बॉयसनन और जो लड़कियां थी, वो दोनों मारी जाती है। जो लड़की थी माइला यॉर्कलुंड, उसकी बॉडी टेंट के ऊपर मिलती है और कमर के नीचे वो पूरी तरह से मतलब नग्न हालत में उसकी बॉडी मिलती है। और उसके ऊपर मतलब काफ़ी सबसे ब्रूटल वार हुए थे, चूरे से घोप घोप के उसकी हत्या की गई थी। उसी तरह से जो बॉयसनन था, लड़का था, उसकी भी उसी तरह से हत्या की गई थी। अब जो लड़का दोस्तों बच गया था, नील्स गुस्ताफसन, जिसकी बॉडी थोड़ी दूर पे मिली थी, तो उस लड़के का जब इंटरव्यू लिया गया बाद में, तो उसने बताया कि एक पूरी तरह से ब्लैक कलर का कपड़ा पहने हुए कोई शख्स था जिसकी आंखें लाल थी, उसने उन लोगों पे हत्या की थी। और ये सब इतनी जल्दी हो गया था कि वो मतलब उसने कुछ ज़्यादा देखा नहीं और वो ये कंफर्म करके नहीं बता सकता है कि वो आदमी किस तरह का दिखता है। उसी दिन दोस्तों ये घटना हुई थी सुबह 4 से 6 बजे के बीच। और 6 बजे दो लड़के जो बर्ड वाचिंग कर रहे थे पास में ही, पास में मतलब इतना पास में नहीं, टेंट काफ़ी दूर था, वो लोग थोड़ी दूर पे थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक आदमी जो ब्लॉन्ड हेयर का था वो उस टेंट से निकल रहा था। सुबह 6 बजे उन लोगों ने उस आदमी को देखा था। तो सुबह तो ये घटना हुई और इनकी बॉडी पाई गई एक कारपेंटर के द्वारा, वो भी 5 जून 1960 के सुबह के 11 बजे। अब दोस्तों ये काफ़ी बड़ी घटना हो गई थी, क्योंकि दोस्तों जो फिनलैंड था वो बहुत ही आज़ाद ख्यालों का था। ऐसे कहीं पे जाना, कैंपिंग करना ये कोई बड़ी बात नहीं थी और ऐसी घटनाएं मतलब इतनी ज़्यादा भी कॉमन नहीं थी उस समय, उस ज़माने में। तो इसीलिए पुलिस को
इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अच्छी तरह से करनी थी। 11 बजे जब पुलिस को अलर्ट किया गया तो उन्होंने आके उस जगह की पूरी तरह से छानबीन की। उस टेंट को देखा जो बिल्कुल ही बिखरा हुआ था, उसमें खून के दाग वगैरह लगे हुए थे। बॉडीज़ को ले जाया गया, बॉडीज़ में काफ़ी ब्रूटली, मतलब जो भी खूनी था उसने काफ़ी ब्रूटली उन लड़कियों पे अटैक किया था और एक लड़का जो मारा गया था उस पर अटैक किया था। टेंट को देखने के बाद पुलिस को ये पता चल गया था कि जो अटैकर था टेंट के अंदर जाके उसने उन लोगों पे वार नहीं किया था, बल्कि जब वो लोग टेंट के अंदर थे तो बाहर से उसने किसी ब्लंट औजार से बाहर से उसने उन पे हमला किया था। जो मर्डर का वेपन था दोस्तों वो भी आज तक कभी नहीं मिला। इस वजह से भी ये सब केसेस एक्चुअली अनसॉल्व रह जाते हैं, क्योंकि या तो बॉडी या फिर जो जिस चीज़ से मर्डर हुआ है वो मतलब पुलिस को नहीं मिलता है। अब दोस्तों जो खूनी था वो बहुत ही चालाक था। उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए कई आइटम्स उस टेंट से उसने ले लिए थे, जैसे कि मोटरसाइकिल की चाबी, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं ली। और फिर जो लड़का बच गया था उसके जूते ज़मीन के नीचे 500 मीटर दूर ज़मीन के नीचे गिरे हुए मिले। अब दोस्तों कोई भी अगर मर्डर होता है तो सबसे पहले अगर उसको सॉल्व करना है तो क्या करना चाहिए कि क्राइम सीन को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए और एविडेंस उठा लेना चाहिए, क्योंकि एविडेंस ज़्यादा देर तो उधर रहेंगे नहीं। पर पुलिस ने वहीं पे गलती कर दी कि उन्होंने बहुत सारे पुलिस वालों को अलाउ कर दिया क्राइम सीन में आने के लिए, और जब वो लोग आए तो एविडेंस इधर उधर वो लोग हो गए, एविडेंस भी उसमें डिस्ट्रॉय हो गया। इसी वजह से मतलब शायद ये केस आज तक अनसॉल्व रह गया है। अब जो सबसे ज़्यादा जिस पे ऊपर ब्रूटल अटैक हुआ, जो माइला यॉर्कलुंड थी, वो एक्चुअली जो बच गया था नील्स गुस्ताफन उसकी गर्लफ्रेंड थी, और वो वेस्ट के नीचे से जैसे मैंने कहा पूरी तरह से नग्न थी। मतलब जो खूनी था दोस्तों वो स्पेशली मतलब माइला यॉर्कलुंड के प्रति उसके मन में काफ़ी गुस्सा आया होगा, क्योंकि वो मतलब लड़की जब मर गई थी उसके बाद भी कई बार उसको छुरा घोंपा गया था। अब दोस्तों इस केस में जो सस्पेक्ट्स थे, 3 मेजर सस्पेक्ट थे, और वो तीनों भी इस तरह के थे, मतलब जैसे अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो आपको लगेगा कि हाँ यही खूनी है। काफ़ी शेडी सस्पेक्ट्स थे वो लोग। तो हम लोग इस बारे में शुरू करते हैं। तो पहला जो सस्पेक्ट था उसका नाम था वाल्डेमार गिलस्टॉर्म। तो ये जो था आदमी, ये वहाँ का एक लोकल आदमी था लेक बोडम के पास, और ये क्या करता था, इसको मतलब वो जो कैंपिंग करने के लिए लड़के लड़कियाँ आते थे वो इनको पसंद नहीं करता था, और पहले भी कई बार इस तरह से छोटी मोटी मतलब जुर्म ये करता रहता था, कैंपर्स को भगा देता था, उनके साथ झगड़ा करता था। इस तरह की मतलब वारदात पहले भी हो चुकी थी। अब दोस्तों इसके ऊपर शक किस तरह से गया, क्योंकि जो लोकल लोग थे वो जानते थे कि ये काफ़ी एक बदमाश आदमी है, और जिस दिन खून हुआ था उस दिन वो उस क्राइम सीन के बहुत ही पास, मतलब 2 किलोमीटर के आसपास ही ये था, और कई लोगों ने तो ये भी बोला था कि उस टेंट के पास उन्होंने इसको देखा था। पर क्या हुआ दोस्तों, 1969 में इसने मतलब खुदकुशी करके इसने अपनी जान दे दी। तो फिर ये भी मतलब एक कन्फ्यूजन हो गया कि इसने किया है या नहीं किया है। ये मेंटली डिस्टर्ब भी था, इसीलिए मतलब इसके ऊपर शक काफ़ी जा रहा था पुलिस को। अब दोस्तों दूसरा सस्पेक्ट था हांस आसमन करके। अब दोस्तों इसके ऊपर भी शक इसलिए गया क्योंकि ये भी एक कन्विक्टेड मतलब क्रिमिनल ही था, और ये लेक बोडम के 5 किलोमीटर के आसपास रहता था। पुलिस को इस पे काफ़ी शक हुआ, लेकिन इसके पास एक एलाबाई था, इसकी बीवी, जिसने पुलिस को बोला था कि पूरी रात ये घर पे ही था। लेकिन दोस्तों 5 तारीख को मतलब जिस दिन बॉडी मिली उस दिन ये जो आसमान था वो एक हॉस्पिटल में था, जहाँ पे ये मतलब ड्रेसिंग करवा रहा था। इसको चोट लगी थी तो वो ड्रेसिंग करवा था, तो हो सकता है इसने ही खून किया हो। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि इस तरह से 2 मेजर सस्पेक्ट्स थे, पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ कि इन लोगों ने ही खून किया, क्योंकि इस तरह का कोई सबूत पुलिस को नहीं मिला था, और पुलिस ने जब एविडेंस उनको अच्छी तरह से कलेक्ट करना चाहिए था तब उन्होंने नहीं किया। और अभी एक्चुअली अगर कोई सस्पेक्ट आता भी है तो उसको प्रूफ करना कि वही खूनी है बहुत मुश्किल हो जाता है बिना एविडेंस के। तो हांस आसमन भी बच गया, वाल्डेमार गिलस्टॉर्म जो था वो भी उस समय बच ही गया था, फिर बाद में तो उसने खुदकुशी कर ली। अब दोस्तों
ये केस ऐसे ही रह गया और फिर पुलिस ने भी इस केस को ठंडा कर दिया। अब दोस्तों इस केस के 44 ईयर्स बाद 2004 को जो एक नई थ्योरी सामने आई कि जो लड़का बच गया था नील्स गुस्ताफसन, तो उसको पुलिस ने इस खून के जुर्म में उसको अरेस्ट कर लिया 44 ईयर्स के बाद दोस्तों। अब जो दोस्तों फिनलैंड की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी उन्होंने इस केस को क्लोज बता दिया 2005 में, जब नील्स गुस्ताफसन को उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। और उन्होंने ये थ्योरी बताई कि यही आदमी है जिसने इन तीनों का खून किया है और बाद में खुद को ही इंज्योर्ड करके उसने ऐसा दिखाया कि उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। उन्होंने ये थ्योरी ये बताई कि इस तरह से हुआ होगा कि चारों लोगों ने ड्रिंक कर लिया होगा, फिर ये जो लड़का था गुस्ताफसन ये अपनी गर्लफ्रेंड को ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन उसके साथ बनाना चाहता था, और जब वो लड़की एक्चुअली माइनर थी और वो नहीं मान रही थी तब उन तीनों ने इसको टेंट से बाहर निकाल दिया होगा। और तभी इसने गुस्से में आके और शराब के नशे में बाहर जाके कोई मतलब नुकीली सी चीज़ पत्थर वगैरह लेके उन तीनों पे टेंट के बाहर से उसने हमला किया होगा। अब दोस्तों इस गुस्ताफसन के वकील ने ये तर्क दिया कि एक लड़का कि कैसे मतलब 3 लोगों पे हावी हो सकता है और तीनों लोगों को इतने ब्रूटली वो मर्डर कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे 2 लड़कियाँ मतलब वो लोग तो जवान लड़कियाँ थी और एक लड़का था जो उसके उम्र का था, तो कैसे एक आदमी तीनों के ऊपर भारी पड़ सकता है। ये दलील इसके वकील ने कोर्ट में दी। अब दोस्तों उन्होंने एक और दलील दी कि जो गुस्ताफसन था वो टेंट के ऊपर बेहोश पाया गया था, लेकिन उसके जूते जो थे वो 500 मीटर दूर गड़े हुए मिले थे। तो उन्होंने ये दलील दी कि कोई दूसरा आदमी होगा जिसने इसके जूते पहन लिए होंगे और जब वो भाग गया होगा तो 500 मीटर दूर वहाँ पे सबूत छुपाने के लिए उन्होंने इसके जूते ज़मीन में गाड़ दिए होंगे। अब पुलिस के जो वकील थे उसने कहा था कि ये गुस्ताफसन ने करीब 10 साल पहले किसी औरत के सामने ये बोला था कि उसने ही ये खून किए हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह के कन्फेशन जो रैंडमली कभी कोई बोलता है वो कोर्ट में इतने एडमिसेबल नहीं होते। इस तरह से पुलिस भी ऐसा प्रूफ नहीं कर पाई कि नील्स गुस्ताफसन ने ही ये खून किए होंगे। तो दोस्तों इस तरह से 7 अक्टूबर 2005 को सबूत के अभाव में नील्स गुस्ताफसन को बरी करना ही पड़ा और पुलिस इस केस को कभी आज तक सॉल्व नहीं कर पाई। और यहाँ तक कि कोर्ट ने पुलिस को और अथॉरिटीज़ को ये भी बोला कि गुस्ताफसन को जो उसको परेशान किया गया, उसको एम्बेरेस किया गया अरेस्ट करके, इसीलिए उसको 45,000 यूरोस का फाइन भी पुलिस को देना पड़ा जो गुस्ताफसन को मिले। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो ये कहानी एक्चुअली दोस्तों फिनलैंड में काफ़ी मशहूर है। और दोस्तों एक बहुत ही फेमस हैवी मेटल बैंड है चिल्ड्रन ऑफ बोडम करके, जो मतलब हम लोग जब कॉलेज में थे तो काफ़ी फेमस बैंड था। अभी तो बहुत ही दुखद घटना है कि उस बैंड के जो सिंगर थे वो गुजर गए, लेकिन ये काफ़ी फेमस बैंड और मुझे पर्सनली भी ये बैंड बहुत ही पसंद है। तो मैंने कभी इसके नाम के ऊपर गौर नहीं किया, लेकिन एक दिन ऐसे ही अचानक मैंने सोचा कि इसके मतलब पीछे भी कोई कहानी होगी इस बैंड के नाम के पीछे, तब जाके इस केस के बारे में मुझे मालूम चला। और ये लेक बोडम मर्डर्स काफ़ी फेमस एक अनसॉल्व मिस्ट्री है फिनलैंड के इतिहास में। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द मिलता हूँ ऐसे एक और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।